दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेकर के आया हूं, जिसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के कंप्लीट व्याख्यात्मक सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो आपकी आगामी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एस सीपीटी एग्जाम, बीडीओ री एग्जाम, एसएससी एमटीएस एग्जाम के साथ साथ उन सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होगा जहां पर जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी से निवेदन है, वीडियो अंत तक देखें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। फ्री ऑफ कास्ट तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1। पहला प्रश्न है, बुद्ध को परिनिर्वाण कहां प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी राजगृह, ऑप्शन डी वैशाली। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। वहीं आपको बता दें, भगवान गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इन्हें ज्ञान प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई थी और परिनिर्वाण कुशीनगर में। और इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के बाद ईसा की 6ठी सदी के मध्य किसने पंजाब पर अपना वर्चस्व स्थापित किया? ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कदम और ऑप्शन डी हूण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हूणों ने स्थापित किया। गुप्त वंश के बाद में आपको बता दें, 6ठी शताब्दी के मध्य हूणों ने पंजाब पर अपना वर्चस्व स्थापित किया और हूणों द्वारा सर्वप्रथम 455 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया गया था, परंतु स्कंदगुप्त के पराक्रम के सामने उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। भारत पर आक्रमण करने वाले हूणों के नेता क्रमशः तोरमाड़, मिहिरकुल थे और इसके अतिरिक्त खुशनबाज जो हूणों का प्रथम राजा माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डैश 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 निर्णायक था और उसने उत्तरी भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी थी? ऑप्शन ए तराइन का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन बी पानीपत का युद्ध, ऑप्शन सी तालीकोटा का युद्ध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तराइन का द्वितीय युद्ध। व्याख्या समझते हैं इस प्रश्न की। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य लड़ा गया था और तराइन के इस युद्ध को भारतीय इतिहास का एक निर्णायक युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में के बाद में मुस्लिमों की विजय के फलस्वरूप भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई और राजपूतों की इस युद्ध में पराजय हुई थी। और अब बात करते हैं, अगर पानीपत युद्ध बताएं तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और इसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। वहीं तालीकोटा का युद्ध जो है वो 23 जनवरी 1565 ईस्वी को विजयनगर साम्राज्य व बहमनी राज्य के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1206 ईस्वी में किसने भारत में तुर्की साम्राज्य की शासन की नींव रखी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक और ऑप्शन डी नादिर शाह। 1206 की बात की जाए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 ईस्वी में भारत में तुर्की शासन की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक तथा गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का एक दास था और मोहम्मद गोरी के भारत के सैन्य अभियानों में सहायक रहा था। इसने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित की थी तथा दिल्ली में एक नए नगर मेहरौली तथा अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक चिश्ती संप्रदाय के गुरु बख्तियार काकी का शिष्य था, जिनकी याद में इसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए अकबर और राणा प्रताप, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी और अकबर, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी और बाबर, ऑप्शन डी अकबर और शेरशाह सूरी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम लोदी और बाबर। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में आपको बता दें, बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा जाने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का शासक बना और बाबर के द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नेतृत्वविहीन या नेतृत्वहीन आंदोलन था? ऑप्शन ए साइमन गो बैक विरोध, ऑप्शन बी व्यक्तिगत सत्याग्रह, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन और ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन एक नेतृत्वहीन आंदोलन था। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 से प्रारंभ हुआ था
परंतु ब्रिटिश सरकार ने 9 अगस्त 1942 को जीरो आवर ऑपरेशन चलाकर भारत के सभी शीर्ष और बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया था और इस आंदोलन को नेतृत्वहीन आंदोलन कर दिया था। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा था कि इस आंदोलन में प्रत्येक व्यक्ति नेता और कार्यकर्ता स्वयं है, अपना कार्यक्रम स्वयं बनाए तथा लागू करे। इस आंदोलन के दौरान ही इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था और इस आंदोलन में युवाओं तथा प्रमुख नेताओं ने भूमिगत होकर रेडियो प्रसारण तथा प्रशिक्षण द्वारा आंदोलन को जारी रखा था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने डैश 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 को साबरमती आश्रम से दांडी की ओर चलना शुरू किया था। ऑप्शन ए 12 मार्च 1930, ऑप्शन बी 12 मार्च 1932, ऑप्शन सी 12 अप्रैल 1933, ऑप्शन डी 12 मार्च 1931। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 12 मार्च 1930। महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में है से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा पर निकले थे और यह यात्रा ब्रिटिश शासन के कानून को न मानने के लिए प्रारंभ की गई थी। 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को गांधी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया और इस दांडी यात्रा को नमक मार्च, नमक सत्याग्रह, दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, बंगाल का विभाजन कब घोषित किया गया था? ऑप्शन ए 19 जुलाई 1905, ऑप्शन बी 7 अगस्त 1906, ऑप्शन सी 7 मई 1907, ऑप्शन डी 7 जनवरी 1904। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 19 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था, जो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ और इस विभाजन को इतिहास में बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया तथा वंदे मातरम एवं बंगाल एक है के नारे लगाए गए थे। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन सा राज्य हुआ? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी सतारा, ऑप्शन सी करौली और ऑप्शन डी संभलपुर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सतारा। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति एक साम्राज्यवादी उपागम था जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश नियंत्रण को प्रभावी बनाना और ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना करना था। सतारा पहली भारतीय रियासत थी जिसे 1848 ईस्वी में विलय नीति के तहत ब्रिटिश नियंत्रण में लिया गया। इसके बाद जयपुर 1849 और संभल 1849 में, वहीं बाघर 1850 में, उदयपुर 1852, झांसी 1853 तथा नागपुर 1854 को ब्रिटिश नियंत्रण में डलहौजी की विलय नीति के तहत कर लिया गया। अगला प्रश्न है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? ऑप्शन ए कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन बी भीकाजी कामा, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बेगम हजरत महल। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी बेगम हजरत महल थी। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत 1856 ईस्वी में अपदस्थ किया गया तथा अवध का नियंत्रण ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया गया था। वहीं वाजिद अली शाह को गिरफ्तार कर कलकत्ता में नजरबंद किया गया। उनकी बेगम हजरत महल ने 1857 में अपने पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर उसकी संरक्षिका के रूप में ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी थी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितने प्रतिशत है? ऑप्शन ए 2.8%, ऑप्शन बी 2.4%, ऑप्शन सी 2%, ऑप्शन डी 3.2%। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2.4%। भारत का क्षेत्रफल 32,84,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि इनकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। वहीं जनसंख्या के आधार पर वर्तमान में विश्व भारत का सबसे बड़ा देश बन गया है। अगला प्रश्न है, सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी सिक्किम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। गुजरात में सफेद रेगिस्तान स्थित है। ग्रेट रन ऑफ कच्छ को सफेद डेजर्ट अथवा साल्ट डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। यह थार मरुस्थल का हिस्सा है और इसका कुल क्षेत्रफल 7,500 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्र नमक उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर निम्नतम भूकंपीय क्षेत्र में है? ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी देहरादून। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रायपुर। अगला प्रश्न है, और अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताएं रायपुर किस राज्य के अंतर्गत आने वाला शहर है और ये किस राज्य की राजधानी भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम की उपस्थिति, ऑप्शन बी फास्फेट की उपस्थिति, ऑप्शन सी फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति और ऑप्शन डी खाद मिट्टी की उपस्थिति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल पाया जाता है। और आपको बता दें यह प्रमुखता तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है और इस मिट्टी की प्रकृति जो है वो अम्लीय होती है। अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रश्न संख्या 15 है, डिगबोई खानों में से निम्न में से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और डिगबोई असम में है और यहां पर एशिया की पहली रिफाइनरी 1901 ईस्वी में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए बैंकिंग, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी शिक्षा और ऑप्शन डी कृषि। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। वहीं कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है और उसके साथ साथ वानिकी, मत्स्य और खनन ये भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं और द्वितीयक क्षेत्र में वस्तुओं के निर्माण और तृतीयक क्षेत्र में सेवाओं से संबंधित सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है, एसबीआई के उस अग्रणी व्यापक डिजिटल उत्पाद का नाम क्या है जिसे विश्व की नवीनतम डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके बनाया गया है? ऑप्शन ए यू नीड वन, ऑप्शन बी यू ओनली नीड वन, ऑप्शन सी यू आल्सो नीड वन, ऑप्शन डी यू ओनली नीड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यू ओनली नीड वन, यानी योनो के नाम से एसबीआई की तरफ से एक ऐप विकसित किया गया है जो उसके ग्राहकों के लिए है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है? ऑप्शन ए 2 लाख, ऑप्शन बी 1 लाख, ऑप्शन सी 5 लाख और ऑप्शन डी 25 लाख। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 लाख रुपया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज 2 लाख रुपया है और इस योजना का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 मई 2015 को कोलकाता से किया था। अगला प्रश्न है, काले धन पर विशेष जांच दल यानी एसआईटी जिसने 3 लाख से अधिक के नगद लेन देन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए अरुण जेटली, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी एमबी शाह और ऑप्शन डी अहमद पटेल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एमबी शाह। अगला प्रश्न है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने निर्भया फंड के तहत कितने शहरों को सुरक्षित बनाने के लिए 2919 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 5। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8 शहरों को। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा लोकतांत्रिक देश नहीं है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी भारत। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन जो है एक जनवादी गणराज्य है और यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है, आपातकालीन या आपदाओं के मामले में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी निधि का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए आकस्मिक निधि, ऑप्शन बी सार्वजनिक निधि, ऑप्शन सी आम निधि, ऑप्शन डी संचित निधि। साथियों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 में किया गया है और इसका प्रयोग आपातकालीन या आपदाओं के समय में किया जाता है जिससे आकस्मिक खर्चों को संचालित किया जा सके। इस कोष से धन निकालने के लिए संसद की स्वीकृति अनिवार्य होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजनीतिक स्पेक्ट्रम के किस दल से क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी संबंधित है? ऑप्शन ए दक्षिणपंथी, ऑप्शन बी वामपंथी, ऑप्शन सी व्यक्तिवादी और ऑप्शन डी मध्यम मार्गी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वामपंथी। क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी यानी आरएसपी भारत की एक साम्यवादी राजनीतिक दल है जिसका राजनीतिक स्पेक्ट्रम वामपंथी है। इस राजनीतिक दल का गठन 19 मार्च 1940 को किया गया था। वर्तमान में इस दल के महासचिव के पंकजाक्षण हैं और वर्तमान में लोकसभा में इस पार्टी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक नेता प्रेम सिंह तमांग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंध रखते हैं? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी असम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक नेता प्रेम सिंह तमांग जो हैं वो सिक्किम से हैं और वह सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के संस्थापक हैं जो सिक्किम की प्रमुख विपक्षी पार्टी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1951, ऑप्शन बी वर्ष 1953 में, ऑप्शन सी वर्ष 1955 में, ऑप्शन डी वर्ष 1957 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था और भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विवरण संविधान के अनुच्छेद 368 और भाग 20 में किया गया है। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए विद्युत विभव, ऑप्शन सी विद्युत धारा, ऑप्शन बी विद्युत धारा, ऑप्शन सी विद्युत चालकता और ऑप्शन डी विद्युत प्रतिरोध। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और विद्युत धारा निकालने के लिए कुल आवेश को समय अंतराल से भाग दे देते हैं, यानी I बराबर Q अपान T से इसे निकाला जा सकता है और इसकी इकाई जो होती है कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होती है। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, वायु के संपर्क में आने पर चांदी डैश 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 के बनने के कारण काली पड़ जाती है। ऑप्शन ए Ag2O, ऑप्शन बी AgCl, ऑप्शन सी Ag2S, ऑप्शन डी Ag2CO3। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी Ag2S। वायु के संपर्क में आने पर चांदी का रंग काला हो जाता है क्योंकि वायु की उपस्थिति में हाइड्रोजन सल्फाइड चांदी के साथ क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड यानी Ag2S बनाता है, जो चांदी के ऊपर एक परत के रूप में जम जाती है तथा इसका रंग जो है वो काला पड़ जाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, डीएनए के वाटसन एवं क्रिक मॉडल है निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? असत्य पूछा गया है, इस चीज को आप सभी पेपर में भी विशेष ध्यान रखें। ऑप्शन ए कुंडली में गहरे चौड़े बड़े खांचे और छिछले संकीर्ण छोटे खांचे, ऑप्शन बी दोनों तंतु प्रति समानांतर चलते हैं, ऑप्शन सी प्रत्येक 34 एम्पियर पर एक पूर्ण युग घुमाव होता है, और ऑप्शन डी 3 हाइड्रोजन बंधों द्वारा थाइमिन के साथ एडेनिन संगठित हो सकता है और 2 हाइड्रोजन बंधों द्वारा साइटोसिन के साथ ग्वानिन संगठित हो सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये वाला कथन जो है असत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जन्मजात रोग प्रतिरोधिता का शरीर क्रियारोधी चुनिए। ऑप्शन ए हमारे शरीर पर त्वचा, हम ऑप्शन बी आमाशय में अम्ल, ऑप्शन सी मोनोसाइटस, ऑप्शन डी इंटरफेरॉन। राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जन्मजात रोग प्रतिरोधिता का शरीर क्रियारोधी आमाशय में अम्ल है। अगला प्रश्न है, एक भ्रूण जिसमें पिता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त होते हैं डैश डैश से विकसित होगा। ऑप्शन ए लड़का, ऑप्शन बी या तो लड़का या लड़की, ऑप्शन सी लड़की, ऑप्शन डी एक्स गुणसूत्र बच्चे का लिंग निर्धारित नहीं करते हैं, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लड़की विकसित होगी। क्यों? क्योंकि निषेचन के दौरान यदि एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंड को निषेचित करता है तो संतान में गुणसूत्रों की 23वीं जोड़ी एक्स एक्स होगी और जिससे बनने वाली संतान लड़की हो जाएगी। तो साथियों, ये थे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10, जिसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया गया था। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पेपर में बार बार पूछे गए हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से काफी हेल्पफुल है। आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो में किसी भी प्रकार के सुधार की आवश्यकता या जरूरत है वो भी आप सुझाव दे सकते हैं, उसका स्वागत रहेगा। वीडियो आप सभी के आगामी परीक्षाओं के लिए काफी हेल्पफुल हो ऐसा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। लगातार आप सभी की तैयारी के लिए जुड़े रहेंगे आप सभी के साथ। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली प्रैक्टिस सेट के साथ और तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।